विचार शक्ति महान है, विचार शक्ति महान है। यह विचार क्रांति अभियान है, यह विचार क्रांति अभियान है। सद्विचार, सद्विचार। विचार शक्ति महान, शक्ति महान है। विचार शक्ति महान, विचार शक्ति महान है। बोलिए भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय। आत्मीय जिज्ञासु बंधुओं, इस क्रांतिकारी वीडियो कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आइए कार्यक्रम प्रारंभ करने के पूर्व हम सभी एक साथ गायत्री महामंत्र का सस्वर उच्चारण करें, जो कि विचारों को परिष्कृत और शक्तिशाली बनाने में समर्थ है। आप सभी से निवेदन है, कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ की अंगुलियां आपस में फंसाकर गोद में रख लें। अब मन मस्तिष्क के एकाग्र होने की भावना करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण हमारे साथ साथ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब सभी सामान्य स्थिति में बैठ जाएं। मित्रों, अभी हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी कि हम अपने विचारों पर ही विचार करने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि आज हम और आप जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, उसका मूल कारण केवल हमारे अपने विचार हैं। हम अमीर हैं या गरीब, स्वस्थ हैं या रोगी, सुख में हैं या दुख में, चाहे जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आई हैं, वे सब के सब हमारे अपने विचारों के ही कारण पैदा हुई हैं। हो सकता है कि इन बातों पर अभी आपको कुछ शंका हो, पर इस पूरे वीडियो कार्यक्रम को देखने, सुनने और समझने के बाद निश्चित रूप से आपकी शंका दूर होगी और एक ऐसा शानदार सूत्र आपके हाथ लगेगा जिससे जीवन के प्रत्येक समस्या का समाधान होता चला जाएगा और आप एक खुशहाल जिंदगी के स्वामी बनेंगे। निर्धन धनी स्वस्थ या रोगी, जिसका जैसा जीवन है केवल मानव के अपने ही विचार के कारण। जो भी आज कार्यक्रम हमारा आप यहाँ देखेंगे, सूत्र मिलेंगे, ऐसे सबको जीवन सफल बनेंगे। सूक्ष्म शक्ति दुनिया में सबसे, सूक्ष्म शक्ति दुनिया में सबसे अधिक प्रबल होती है। सद्विचार बिन धन की ताकत भी महत्व खोती है। सद्विचार बिन धन की ताकत भी महत्व खोती है। शंकर बुद्ध मोहम्मद ईसा जो धरती पर आए, जो धरती पर आए, सबने विचार शक्ति से ही थे संगठन बनाए, थे संगठन बनाए।
मिलके संगठन बनाए। विचार शक्ति से ही होते हैं, विचार शक्ति से ही होते हैं इस जग में परिवर्तन। सुखी दुखी या स्वर्ग नरकवत यही बनाते जीवन। सुखी दुखी या स्वर्ग नरकवत यही बनाते जीवन। यही बनाते जीवन, यही बनाते जीवन, यही बनाते जीवन। बंधुओं, संसार में ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जिसे विज्ञान द्वारा समझा और नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे विद्युत, प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, चुंबकत्व, गुरुत्वाकर्षण और परमाणु शक्ति। विचार भी इन्हीं की तरह एक प्रबल शक्ति है जिसे उत्पन्न करने का यंत्र मानवीय मस्तिष्क है, जो कि हर समय कुछ न कुछ विचार पैदा करता ही रहता है। विचारों की शक्ति का पूर्णतः अनुमान लगाने में विज्ञान भी असमर्थ है। किसी वैज्ञानिक यंत्र द्वारा विचारों को सीधे तौर पर पकड़ा और प्रयोग में लाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसका संबंध मानवीय चेतना से है, पदार्थ से नहीं। विचार एक प्रचंड शक्ति है और वो भी असीम, अमर्यादित अणुशक्ति से भी प्रबल। विचार जब घनीभूत होकर संकल्प का रूप धारण कर लेता है तो प्रकृति स्वयं अपने नियमों का व्यतिरेक करके भी उसको मार्ग दे देती है। इतना ही नहीं, उसके अनुकूल बन जाती है। मनुष्य के विचार शक्तिशाली चुंबक की तरह हैं, जो समान धर्मी विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म में अधिक शक्ति होती है। जैसे पानी की अपेक्षा भाप और भाप की अपेक्षा उससे बनने वाली विद्युत अधिक शक्तिशाली है, ऐसे ही दुनिया की अन्य शक्तियों की अपेक्षा विचारों की शक्ति बहुत ही सूक्ष्म और निराकार है। संसार की लगभग सारी शक्तियां जड़ होती हैं, विचार शक्ति चैतन्य शक्ति है। उदाहरण के लिए धन बल को ही ले लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास खूब पैसा है, पर उसके समुचित उपयोग के लिए कोई बढ़िया विचार आपके पास नहीं है, तो बताइए उन पैसों का कोई लाभ मिल सकता है भला? इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के पास अपना शरीर बल तो है, पर उस बल का अपने और समाज के लिए सदुपयोग करने का कोई श्रेष्ठ विचार नहीं है, तो बताइए वो किसी के लिए फायदेमंद हो सकता है? वैसे ही जन बल और सैनिक बल भी अपने आप में कोई फायदेमंद तब तक नहीं होगा जब तक कि कोई विचारवान नेता या सेनापति उसे योजनाबद्ध तरीके से नियंत्रित और अनुशासित न करे। इस प्रकार मित्रों, हमने समझा कि जीवन और जीवन के सभी क्षेत्र में विचार शक्ति का ही साम्राज्य रहता है। हालांकि कुछ लोगों को विचार कोरी कल्पनाएं लगती हैं, क्योंकि उन्होंने इस विषय में कभी गंभीरतापूर्वक विश्लेषण किया ही नहीं। मित्रों, सच पूछा जाए तो यह सारा संसार विचारों का ही प्रतिफल है। दर्शन शास्त्र के अनुसार तो ये समस्त ब्रह्मांड ही परमात्मा के इस विचार का परिणाम है कि एको हम बहुश्यामि, अर्थात मैं एक से बहुत हो जाऊं। यदि हम इतनी दूर न भी जाएं तो हमको अपने आसपास जो कुछ भी उन्नति, प्रगति, नए नए परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, वे सब विचारों के ही परिणाम हैं। जैसे बड़े बड़े महल, मंदिर, बंगला हो, या रेल, मोटरकार, जहाज हो, या फिर आधुनिकतम मोबाइल, कंप्यूटर और रॉकेट की बात हो, ये सभी अद्भुत आविष्कार उनको बनाने वालों के विचारों के ही परिणाम हैं। विचार सूक्ष्म होने के कारण संसार के अन्य किसी भी साधन से अधिक शक्तिशाली होते हैं। जैसे कई बार किसी ऋषि मुनि और महात्मा ने अपने शाप और वरदान द्वारा अनेक मनुष्यों का जीवन ही बदल दिया। विश्वामित्र जैसे ऋषियों ने तो अपनी विचार और संकल्प शक्ति से दूसरे संसार की रचना ही प्रारंभ कर दी थी। बंधुओं, मोहम्मद, ईसा मसीह, भगवान बुद्ध, आचार्य शंकर, चाणक्य, किंग मार्टिन लूथर और कार्ल मार्क्स आदि सभी ने जो क्रांतियां की हैं, वह सब उनके शक्तिशाली विचारों का ही परिणाम है। प्रत्येक विचार आत्मा और बुद्धि के संसर्ग से पैदा होती है। बुद्धि उसका आकार प्रकार निर्धारित करती है, तो आत्मा उसमें चेतना फूंकती है। इस तरह विचार अपने आप में एक सजीव किंतु सूक्ष्म तत्व है। मनुष्य के विचार एक तरह की सजीव तरंगे हैं जो जीवन, संसार और यहाँ के पदार्थों को प्रेरणा देती रहती है। इन सजीव विचारों का जब केंद्रीकरण हो जाता है, तब एक प्रचंड शक्ति का उद्भव होता है।
बंधुओं, संसार की समस्त शक्तियों से तुलना करने पर भी विचार शक्ति ही सर्वोपरि सिद्ध होती है। पर हाँ, जहाँ इस शक्ति का सुनियोजन और सदुपयोग संसार को नव जीवन प्रदान करने में समर्थ है, वहीं इसका दुरुपयोग विश्व का विनाश भी कर सकता है। कोई व्यक्ति किसी बंद कमरे में भले ही चुपचाप बैठा रहे, कुछ ना करे, तब भी वो पूर्णतः निष्क्रिय नहीं होता, क्योंकि उस स्थिति में भी उसका मस्तिष्क कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। वैज्ञानिकों का शोध है कि मनुष्य के मस्तिष्क में एक दिन में लगभग 65,000 विचार आते हैं। ये सभी विचार भले ही अस्त व्यस्त और फालतू के हों, तब भी ये विचार अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहते। कम से कम विचार तंत्र पर एक अनावश्यक भार तो छोड़ ही जाते हैं। आपने भी यह अनुभव किया होगा कि जब आप बिना किसी काम के खाली बैठे या लेटे रहते हैं, तब भी 1 या 2 घंटे में थकान महसूस होने लगती है। इसका मतलब ये है कि आपका मस्तिष्क लगातार काम कर रहा था। मानवीय मस्तिष्क की संरचना ही ऐसी है कि हर घड़ी ढेरों विचार तरंगें पैदा होती रहती हैं। उसे किसी भी प्रकार रोका नहीं जा सकता। पर हाँ, अस्त व्यस्त ढंग से सोचने की बुरी आदत को ठीक करके क्रमबद्ध और सुसंस्कृत बनाया जा सकता है, जिससे जीवन में आश्चर्यजनक सत्परिणाम प्राप्त हो सके। मित्रों, इन विचारों का प्रभाव केवल दिल दिमाग पर ही नहीं, हमारे स्वास्थ्य, घर परिवार, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुओं पर भी पड़ता है। इसलिए क्या विचार किया जाए और कैसे विचार किया जाए, इस पर भी गहन विचार करने की आवश्यकता है। मानव के विचार में जैसा छिपा भाव होता है, मानव के विचार में जैसा छिपा भाव होता है, वृक्ष वनस्पति पर भी वैसा, वृक्ष वनस्पति पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। हाँ, प्रभाव पड़ता है, हाँ, प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिक गण ने पाया है करके सतत परीक्षण, विचार शक्ति से भी प्रभावित होता है जड़ चेतन। सद्विचार से फसलों में भी, सद्विचार से फसलों में भी आती बहुत लुनाई, वृक्ष अधिक फलदायी बनते, वृक्ष अधिक फलदायी बनते, वृक्ष अधिक फलदायी बनते, वृक्ष अधिक फलदायी। कैलिफोर्निया के एक कृषि वैज्ञानिक एलन फोर्ड ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ थॉट में उनके द्वारा किए गए एक विशेष प्रयोग के बारे में लिखा है। वे एक कांटेदार सफेद गुलाब के पौधे पर विचार शक्ति के प्रभाव का परीक्षण कर रहे थे। वे हर दिन उस पौधे के पास 15 मिनट बैठकर मीठी मीठी बातें करते थे। उस पौधे से प्रेम पूर्वक आग्रह करते थे कि अब कांटों की जरूरत नहीं है, कृपया उसे झड़ा दो। इस उपक्रम में 3 महीने बीत गए। चौथा महीना आरंभ होते ही उन्होंने देखा कि उस पौधे की शाखाओं से कांटे झड़ने लगे हैं। अगले 2 सप्ताह बीतते बीतते पौधे के सभी कांटे झड़ गए। इस चमत्कारी परिणाम से एलन का उत्साह बढ़ा और उन्होंने अन्य प्रकार के पौधों पर भी विचार शक्ति के सफल परीक्षण किए। इसी प्रकार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु से लेकर विश्व के मूर्धन्य वनस्पति शास्त्रियों ने भी अपने प्रयोग परीक्षणों द्वारा इस तथ्य की पुष्टि कर दी है कि वृक्ष वनस्पतियों पर भी विचारों और संवेदनाओं का अच्छा या बुरा असर पड़ता ही है।
सकारात्मक विचार ही तन को स्वस्थ बनाते हैं। श्रेष्ठ सकारात्मक विचार ही तन को स्वस्थ बनाते हैं। वही जीवनी शक्ति हमारे तन की सदा बढ़ाते हैं। वही जीवनी शक्ति हमारे तन की सदा बढ़ाते हैं। श्रेष्ठ सकारात्मक विचार ही सद्विचार के संग जीवनी शक्ति बढ़ा है करती। अस्थि मांस को स्नायु तंत्र को ऊर्जा से है भरती, ऊर्जा से है भरती। वो विकृत विचार तो तन भी रोगी हो जाता है। वो विकृत विचार तो तन भी रोगी हो जाता है। स्वस्थ देह का सद्विचार से बहुत गहन नाता है। स्वस्थ देह का सद्विचार से बहुत गहन नाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रवृत्ति के व्यक्तियों को एक कोठरी में बंद कर दिया। उनमें से कोई क्रोधी, कोई कामुक और कोई नशों का व्यसनी भी था। थोड़ी देर बाद गर्मी के कारण उन सबको पसीना आ गया। उन सबके पसीने की बूंदें लेकर अलग अलग विश्लेषण किया गया। विश्लेषण से प्राप्त रासायनिक तत्वों के आधार पर वैज्ञानिकों ने उन सभी व्यक्तियों के विचार और स्वभाव एक एक करके घोषित कर दिए, जो कि बिल्कुल सही निकले। मतलब मनुष्य की विचारधारा का असर उसके पसीने तक में पहुंच जाता है। आइए एक दूसरा उदाहरण देखें। एक माता को एक दिन किसी बात पर बहुत क्रोध आ गया। 5 मिनट बाद उसने उसी आवेश की अवस्था में अपने बच्चे को स्तनपान कराया। 1 घंटे के भीतर ही बच्चे की हालत खराब हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम के परिणाम से ये पता चला कि माता का दूध क्रोध के विचार के कारण जहरीला हो गया था, जिसे पी लेने से बच्चे की मृत्यु हो गई। बंधुओं, निश्चित रूप से हमारे विचारों और मान्यताओं का हमारे शरीर पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिकों का शोध है कि अधिकांश महत्वपूर्ण हार्मोन्स का स्राव विचारों के अनुरूप होता रहता है। जैसे कि कोई व्यक्ति निस्वार्थ सेवा के उच्च विचारों से युक्त होकर प्रसन्नता पूर्वक कोई कार्य करता है, तो उसके पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथि से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण हार्मोन स्रावित होने लगते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है। वैसे ही यदि कोई व्यक्ति अपने प्रियजन की मृत्यु हो जाने से बहुत ही दुखी हो गया हो, जीवन के प्रति गहरी निराशा छा गई हो, तो उसके रक्त में वैज्ञानिकों ने कार्टिजोल नामक विषैले हार्मोन की अभिवृद्धि पाई है। ये हार्मोन शरीर के इम्यून सिस्टम अर्थात रोग प्रतिरोधक तंत्र को तहस नहस करके रख देता है। क्रोध के विचार से भी शरीर में कार्टिजोल नामक घातक हार्मोन का स्राव होता है, जिससे ब्लड शुगर का संतुलन बिगड़ने लगता है। सोचने की क्षमता दुष्प्रभावित होती है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो कि हार्ट अटैक और लकवे का कारण बन सकता है। शरीर रचना के संबंध में जांच करने वाले एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के परीक्षण करके ये निष्कर्ष निकाला है कि मनुष्य का पूरा शरीर अर्थात हड्डियां, मांसपेशी, स्नायु आदि विचार और मनोदशा के अनुसार कुछ ही वर्षों में बिल्कुल ही परिवर्तित हो जाते हैं और कोई कोई भाग तो 2 सप्ताह में ही बदल जाते हैं। है ना आश्चर्य की बात? मानव शरीर में एक जीवनी शक्ति होती है, जो कि आरोग्य का मूल आधार है। यह जीवनी शक्ति मनुष्य के विचारों और मनोदशाओं के अनुसार ही घटती और बढ़ती रहती है। यदि किसी रोगी के ज्ञान के स्तर को बढ़ाकर प्रसन्न और उल्लासित रहने का शिक्षण दिया जा सके, तो निश्चित रूप से उसके शरीर की जीवनी शक्ति बढ़ने लगेगी और बढ़ी हुई जीवनी शक्ति के प्रभाव से रोग के सभी लक्षण क्रमशः समाप्त होने लगेंगे। मित्रों, आज दुनिया में जो बीमारियां अधिकतर सुनने में देखने में आती है, उसमें 80% से अधिक बीमारियां जो है वो नकारात्मक सोच, विकृत विचार शैली के कारण ही है। यदि आदमी अपने सोच विचार को ठीक कर ले, सकारात्मक सोचे, प्रसन्न व उल्लास के साथ जीवन को जिए, तो मेरा ऐसा मानना है कि अधिकांश बीमारियां जो है यूं ही खत्म हो सकती है। सन 1960 से मैं नियमित स्वाध्याय करते आ रहा हूं और मेरा ऐसा मानना है कि सकारात्मक सोच के कारण ही
आज 25-80 वर्ष की उम्र मेरी चल रही है, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। आयु वृद्धि के साथ ज्ञान की वृद्धि किया जो करते, दिवस कभी वृद्धावस्था के उनको नहीं अखरते। स्वाध्याय के साथ शक्ति है बढ़ जाती चिंतन की, चिंतन हो तो सक्रियता भी कभी न घटती तन की। स्वस्थ दीर्घ जीवी होते थे यहाँ हमारे ऋषिगण, क्योंकि किया करते थे वे सब सदा ज्ञान का अर्जन। अमेरिका के 2 वैज्ञानिक डॉक्टर ग्रानिक और डॉक्टर बिरेन बहुत दिनों तक खोज करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दीर्घ जीवन का संबंध मनुष्य के मस्तिष्क और ज्ञान से है। उनका कहना है कि अनुसंधान के दौरान 92 वर्ष और इससे अधिक आयु के जितने भी लोग मिले वे सब अधिकतर पढ़ने वाले थे, अध्ययनशील थे। आयु बढ़ने के साथ साथ जिनकी ज्ञान वृद्धि भी होती रहती है वे दीर्घजीवी होते हैं। पर 50 वर्ष की आयु पार करने के बाद जो लोग पढ़ना बंद कर देते हैं उनका ज्ञान नष्ट होने लगता है और उनकी शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। उन दोनों स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मत है कि मस्तिष्क जितना पढ़ता है उतना ही उसमें चिंतन करने की शक्ति आती है। व्यक्ति जितना सोचता विचारता है उसके शरीर का नाड़ी मंडल भी उतना ही सक्रिय रहता है। और यह बात विशेष रूप से समझने योग्य है कि नाड़ी संस्थान की सक्रियता से ही शरीर के अन्य सभी अवयव क्रियाशील रहते हैं। अर्थात मस्तिष्क जितना क्रियाशील होगा शरीर भी उतना ही क्रियाशील बना रहेगा। मस्तिष्क के मंद पड़ने का अर्थ है शरीर के अंग प्रत्यंगों की शिथिलता, और तब मनुष्य की आयु जल्द ही समाप्त हो जाएगी। अतः डॉक्टर ग्रानिक और डॉक्टर बिरेन के शोध का ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि हमें लंबी जिंदगी जीनी हो तो हमें अध्ययनशील होना पड़ेगा, अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाते रहना होगा। भारत के इतिहास में नूमिस देखो हुआ नामक एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन मिलता है जिसकी मृत्यु सन 1566 ईस्वी में 370 वर्ष की आयु में हुआ था। इस व्यक्ति के बारे में इतिहासकार पेंटर मार्फेस ने लिखा है कि वो प्रतिदिन न्यूनतम 6 घंटे पढ़ता था और मृत्यु के समय भी उसे अतीत की घटनाएं इतनी स्पष्ट याद थीं जैसे कि अभी वह कल की ही बातें हों। बंधुओं, भारतीय ऋषि मुनियों का दीर्घ जीवन भी इसी बात का प्रमाण है। सभी ऋषि दीर्घजीवी हुए हैं। उनके जीवन क्रम में ज्ञानार्जन ही सबसे बड़ी विशेषता रही है। वे निरंतर अध्ययन में लगे रहते थे जिससे उनका नाड़ी संस्थान हमेशा सक्रिय रहता था और वे 200 से 400 वर्ष तक बड़ी आसानी से जीवित रहते थे। जो कुछ है हम केवल अपने ही विचार के कारण, जो कुछ है हम केवल अपने ही विचार के कारण। सुख दुख शांति अशांति सभी का ये करते निर्धारण, सुख दुख शांति अशांति सभी का ये करते निर्धारण, ये करते निर्धारण, ये करते निर्धारण। स्वर्ग नरक का यही हमें आभास कराया करते, ये विचार ही हमें गिराते यही उठाया करते। स्वर्ग नरक का यही हमें आभास कराया करते, ये विचार ही हमें गिराते यही उठाया करते, यही उठाया करते। सबल विचारों वाले सब पर अनुशासन करते हैं, सबल विचारों वाले सब पर अनुशासन करते हैं। स्वस्थ प्रसन्न महान साहसी निज जीवन करते हैं, स्वस्थ प्रसन्न महान साहसी निज जीवन करते हैं, निज जीवन करते हैं, निज जीवन करते हैं। जी हाँ मित्रों, सफलता असफलता, तुच्छता महानता, सुख दुख शांति अशांति आदि सभी पहलू मनुष्य के अपने विचारों पर ही निर्भर करते हैं। मनुष्य को वीर या कायर, स्वस्थ या अस्वस्थ,
प्रसन्न या अप्रसन्न कुछ भी बनाने में उसके विचारों का ही महत्वपूर्ण हाथ होता है। मतलब ये है कि अपने विचारों के अनुरूप ही मनुष्य का जीवन बनता और बिगड़ता है। अच्छे विचार ऊंचा उठाएंगे तो बुरे और हीन विचार मनुष्य को गिराएंगे। मनुष्य जिस तरह के विचारों को आश्रय देता है, उसके वैसे ही आदर्श, हाव भाव और रहन सहन ही नहीं, शरीर में तेज, मुद्रा आदि भी वैसे ही बन जाते हैं। जहां सद्विचारों की प्रचुरता होगी, वहां वैसा ही वातावरण बन जाएगा। ऋषियों के अहिंसा, सत्य, प्रेम आदि विचारों से प्रभावित क्षेत्र में हिंसक पशु भी अपनी हिंसा छोड़कर अहिंसक पशुओं के साथ विचरण करते थे। जहां घृणा, द्वेष, क्रोध आदि से संबंधित विचारों का निवास होगा, वहां नारकीय परिस्थितियों का निर्माण होना स्वाभाविक है। मनुष्य में यदि इस तरह के विचार घर कर जाएं कि मैं अभागा हूं, दुखी हूं, दीनहीन हूं, तो वह सदैव दीनहीन परिस्थितियों में ही पड़ा रहेगा। इसके विपरीत मनुष्य में सामर्थ्य, उत्साह, आत्मविश्वास और गौरवयुक्त विचार होंगे तो प्रगति, उन्नति स्वयं ही अपना द्वार खोल देगी। आइए देखें विचारों के संबंध में महापुरुषों के क्या विचार हैं। स्वामी राम तीर्थ के अनुसार मनुष्य के जैसे विचार होते हैं, वैसे ही उनका जीवन बनता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, स्वर्ग और नर्क कहीं अन्यत्र नहीं, इनका निवास हमारे विचारों में ही है। जड़ यदि शक्तिशाली है तो विचार सर्वशक्तिमान है। इस विचार को अपने जीवन में उतारो और अपने आप को सर्वशक्तिमान, महिमान्वित और गौरव संपन्न अनुभव करो। ईश्वर करे तुम्हारे मस्तिष्क में किसी कुसंस्कार को स्थान न मिले। ईश्वर करे हम जन्म से ही कुसंस्कार डालने वाले वातावरण में न रहें और कमजोर तथा बुराई के विचारों से बचें। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को संदेश देते हुए कहा था कि भिक्षुओं, वर्तमान में हम जो कुछ हैं अपने विचारों के कारण, और भविष्य में जो कुछ भी बनेंगे वह भी अपने विचारों के ही कारण। शेक्सपियर ने लिखा है कि कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं है, अच्छाई बुराई का आधार हमारे विचार ही हैं। ईसा मसीह का संदेश है कि मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसा ही वे बन जाते हैं। प्रसिद्ध रोमन दार्शनिक मार्क्स आरेनियस का कहना है कि हमारा जीवन जो कुछ भी है हमारे अपने ही विचारों के फलस्वरूप है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक डेल कार्नेगी ने अपने अनुभवों पर आधारित तथ्य प्रकट करते हुए लिखा है कि जीवन में मैंने सबसे महत्वपूर्ण कोई बात सीखी है तो वह है विचारों की अपूर्व शक्ति और महत्ता। विचारों की शक्ति सर्वोच्च तथा अपार है। दार्शनिक इमर्सन का कथन है कि आध्यात्मिक शक्ति लौकिक शक्ति से बड़ी है। मजबूत विचार ही संसार में शासन करते हैं। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा कि जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। बंधुओं, इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में विचार विज्ञान के संबंध में जो कुछ भी जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं वे सभी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित साहित्यों से ही लिया गया है। विचार तरंगों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है सृजनात्मक या सकारात्मक विचार और दूसरा है विध्वंसात्मक या नकारात्मक विचार। सृजनात्मक विचारणाएं अपनी अभिव्यक्ति प्रसन्नता, संतुष्टि, आशा, हिम्मत, प्रेम, वात्सल्य, करुणा, दया, सहृदयता और सहानुभूति आदि भावों के रूप में करती है और विध्वंसात्मक विचारणाओं की अभिव्यक्ति क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, निराशा और हताशा आदि के रूप में होती है। मित्रों, यदि हमें अपने जीवन में सुख शांति चाहिए तो नकारात्मक विचारों से दूर रहकर सकारात्मक विचारों को ही प्रश्रय देना होगा। दरअसल दिन भर हमारे दिमाग में क्या क्या चल रहा है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। यदि अपने विचारों पर निगरानी रखी जा सके तो बुरे विचार हमसे ठीक वैसे ही दूर भाग जाएंगे जैसे चोर के ऊपर घर मालिक की नजर पड़ जाने पर वह भाग खड़ा होता है। शुभ या अशुभ विचार दिमागो, शुभ या अशुभ विचार दिमागो पर जब होते हावी, भले बुरे तब संस्कार हो जाते बहुत प्रभावी।
भले बुरे तब संस्कार हो जाते बहुत प्रभावी। जितने श्रेष्ठ विचार वो जितना ऊंचा ज्ञान रहेगा, ऊंचा ज्ञान रहेगा, उतना अधिक सफलताओं का पथ आसान रहेगा, पथ आसान रहेगा, पथ आसान रहेगा। हम जीवन के सभी पहलुओं, हम जीवन के सभी पहलुओं पर विचार कर पाएं, अतः जरूरी है कि ज्ञान का हम भंडार बढ़ाएं, अतः जरूरी है कि ज्ञान का हम भंडार बढ़ाएं, हम भंडार बढ़ाएं, हम भंडार बढ़ाएं, हम भंडार बढ़ाएं। अगर अपने पास विचार मजबूत नहीं है तो बात बनेगी नहीं। तमाम आ जाते हैं, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं लेकिन आजकल आप व्यवहारिक है, आप छोड़िए, कहाँ पड़ गए, सारी दुनिया ऐसी है, ये कहने वाले बहुत आते हैं। आएंगे तो आदमी रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो विचार का स्तर वो नहीं है जो इन बाधाओं को पार कर पाए। कभी आप देखते हैं हमारे लोगों के पास विचार तो है लेकिन विचार बड़ा दुर्बल विचार है, निस्तेज सा विचार है। कैसा? जैसे कभी ट्यूबलाइट लगी हुई है और बिजली आई और ट्यूबलाइट नहीं उठ रही, बल्ब जल जाता है, तो कहते वोल्टेज कम है। गाड़ी है अपनी, हॉर्न तो बज रहा है, लाइट जल रही है लेकिन सेल्फ नहीं लगता, तो कहते हैं बैटरी डाउन है भाई। तो ये जो है, इसको सेल्फ स्टार्ट करने वाली बैटरी कमजोर है, होते हुए भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी, गाड़ी को धक्का ही लगाना पड़ेगा। ऐसे ही मनुष्य का विचार अगर कमजोर होता है तो वो सहमति तो जता, आपका कहना ठीक है, हाँ होगा तो हम करेंगे भी, लेकिन वो मोमेंटम नहीं आता है जो समाज की परिस्थितियों को चीरते हुए, बाधाओं को हटाते हुए आगे बढ़ता चला जाए। तो इसलिए विचार के बगैर आदमी सोचे कि हम अपनी समस्याओं का समाधान कर लेंगे या अपनी प्रगति के उद्देश्य को पूरा कर लेंगे, तो संभव नहीं है। तो आदमी को विचार की शक्ति को समझना चाहिए। दृश्य संसार में विचार को सबसे बड़ी शक्ति कहा है। तो आदमी को इस बात को समझना चाहिए, जैसा कि बताया, जितने भी दुनिया के महापुरुष हुए हैं उन लोगों के विचारों को प्रभावित किया, भावना को प्रभावित किया, उनको दिशा दी है। और आज कहते हैं नहीं साहब क्या करें, अब इतने तो विभिन्न तरह के घटिया विचार आते रहते हैं। हाँ तो ठीक है, युग ऋषि ने कहा विचारों से विचारों की काट की तैयारी रखो अपने पास। अगर आसपास वायरस चल रहा है तो अपनी जीवनी शक्ति इतनी बना के रखो कि वायरस काम न करने पावे। वही वायरस है लेकिन सब तो बीमार नहीं हो रहे, जिनकी जीवनी शक्ति है वो नहीं हो रहे। तो ऐसे ही जैसे जीवनी शक्ति है वैसे विचार शक्ति भी है। अगर आपकी जीवनी शक्ति अच्छी है तो वायरस काम नहीं कर पाता, और अगर आपकी विचार शक्ति अच्छी है तो हीन विचार काम नहीं कर पाते, हीन विचारों काट के आप चल पाते हैं। तो इस तरह से आदमी को विचार का महत्व समझना पड़ेगा। लेकिन आदमी विचार के लिए आदमी समय नहीं देता, अलग से समय देना पड़ता है विचारों को मजबूत करने के लिए। उसके लिए स्वाध्याय करके, आत्मचिंतन करके, आत्ममंथन करके, महापुरुषों को उदाहरण देख करके इन विचारों को आदमी को पुष्ट करना पड़ता है। आदमी सोचता मेरा विचार हमने समझ लिया, अब भगवान करे विचार ठीक हो या नहीं। हर काम के लिए मनुष्य को अपना पुरुषार्थ करना पड़ता है। प्रकृति मदद करती है, आप हवा नहीं बना सकते, प्रकृति हवा बना देती है। लेकिन आपको अगर स्वस्थ रहे तो गहरी सांस तो आपको, प्राणायाम तो आपको ही करना पड़ेगा। नहीं साहब हम तो बैठे हैं और ये प्राणवायु हमारे अंदर चली जाए, नहीं, आपको श्वास के लिए मेहनत करना पड़ेगी। आपको सूर्य भगवान निकाल देता है लेकिन आपको खुद बाहर खिड़की खोलना पड़ेगी, आपको बाहर आना पड़ेगा। आप धरती में उर्वरता नहीं पैदा कर सकते, बरसात नहीं ला सकते, लेकिन आपको अपने खेत को बनाना पड़ेगा, नहीं तो इससे आप फसल नहीं ले सकते। ऐसे ही अपने विचारों को तैयार करने के लिए, अपने विचारों को मजबूत बनाने के लिए भी आपको स्वाध्याय, मनन, चिंतन, निध्यासन ये सब करना पड़ता है। तो इसका महत्व समझे तो फिर ये कठिन नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बाहर की मदद नहीं चाहिए। विचार मिलते रहते हैं, आपको वो कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर तालमेल बिठाएं तो अगर विचारों की शक्ति हम कर सकें तो अपना हमारा व्यक्तिगत जीवन भी अच्छा हो जाए, पारिवारिक जीवन भी बेहतर हो जाए और समाज भी आदर्श दिशा में चल सके। तो हम सबको विचारों के बारे में बहुत जागरूक होना चाहिए। उस दिशा में भगवान से प्रार्थना तो करनी चाहिए लेकिन अपना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। बंधुओं, मनुष्य के भीतर जो प्राण ऊर्जा है उसी की स्फुरना विचारों के रूप में होती है। किसी विचार पर
प्राण शक्ति की जितनी तीव्रता होगी उसी आधार पर उस विचार का असर जीवन में दिखाई पड़ेगा। अस्त व्यस्त विचारों में बल कम होता है, अतः उसका प्रभाव भी कम पड़ता है। प्रचंड इच्छा और एकाग्रता के साथ किया गया विचार दृढ़ संकल्प का रूप धारण कर लेता है, जिससे उसका परिणाम बहुत जल्दी दिखाई पड़ता है। मित्रों, हमारे विचार सकारात्मक और प्रकृति के अनुकूल होना जरूरी है, और इतना ही नहीं, उसके अनुरूप योजनाबद्ध कार्य भी करना अनिवार्य है, क्योंकि आए दिन ऐसे हजारों उदाहरण देखने को मिल जाते हैं कि बड़े बड़े तीव्र और प्रामाणिक विचारधारा रखने वाले वहीं के वहीं पड़े रहते हैं, बल्कि सामान्य विचारधारा वाले उन्नति कर जाते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि वे केवल विचार ही नहीं, कार्य भी करते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति धनवान बनने का केवल विचार करता रहे, उसके अनुरूप कोई कार्य न करे, तो वह धनवान नहीं बन सकता, बल्कि वह दूसरा व्यक्ति जो धनवान बनने के विचारों के साथ साथ उसके अनुरूप योजनाबद्ध कार्य भी करता है, वह निश्चित रूप से धनवान बनेगा ही। बंधुओं, मनुष्य जिस प्रकार का विचार करता है, उस विचार की सूक्ष्म तरंगें विश्व आकाश में फैल जाती हैं। विश्व आकाश में सभी प्रकार की विचार तरंगें पहले से ही उपस्थित रहती हैं। मनुष्य के विचार उनमें से अपने सजातीय विचारों को समेटकर पुनः मस्तिष्क में खींच लाती हैं। लगातार एक ही प्रकार के विचार जब मस्तिष्क में घनीभूत होने लगते हैं, तभी प्रचंड संकल्प शक्ति का उद्भव होता है। यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि मनुष्य के सभी मानसिक और बौद्धिक तरंगें विचार की श्रेणी में नहीं आते। जैसे दुष्टता, अपराध तथा ईर्ष्या, द्वेष मानसिक विकार हैं। मनोरंजन, हास विलास और क्रीड़ा आदि की स्फुरणाएं बौद्धिक विलास मानी गई हैं। मित्रों, जिस सोच के पीछे किसी सृजन, किसी उपकार या किसी उन्नति की प्रेरणा क्रियाशील रहती है, वास्तव में वे ही विचार की श्रेणी में आते हैं। श्रेष्ठ विचार हो या मानसिक विकार, यदि लंबे समय तक मस्तिष्क में हावी रहे तो वही विचार संस्कार का रूप धारण कर लेते हैं। फिर उसे अपने जीवन से हटाना कठिन हो जाता है। भाइयों और बहनों, गर्भवती माताओं के सोचने और विचारने का प्रभाव उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता ही है। चिकित्सकों और वैज्ञानिकों ने अब तो यह भी प्रमाणित कर दिया है कि शिशु का 70% मस्तिष्क का विकास माँ के गर्भ में ही हो जाता है। इसलिए 9 माह तक गर्भवती महिलाओं को श्रेष्ठ साहित्यों का स्वाध्याय करना चाहिए और सकारात्मक विचारों के संपर्क में रहना चाहिए, ताकि वे एक श्रेष्ठ और सुसंस्कारी संतान को जन्म दे सके। मित्रों, सोचने विचारने की पद्धति को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है चिंतन और दूसरा है चिंता। किसी समस्या पर व्यवस्थित रूप से सोचना, समाधान निकलने तक सोचना चिंतन है। निष्कर्ष निकल जाने के बाद केवल काम करना ही बाकी रहता है, पर यदि उसके बाद भी उस विषय में सोचते हैं तो फिर वही चिंता है। आइए देखें चिंतन और चिंता में अंतर। चिंतन के लिए एक समय निश्चित करना जरूरी होता है। चिंता कभी भी हो जाता है। चिंतन में एक समय में एक ही विषय को लिया जाता है, परंतु चिंता में कई समस्याएं दिमाग में घूमती रहती हैं। चिंतन की क्रिया व्यवस्थित होती है और चिंता की क्रिया अस्त व्यस्त रहती है। चिंतन में समय और मस्तिष्क का सदुपयोग होता है और चिंता में दुरुपयोग ही होता है। चिंतन से हमेशा अच्छे निष्कर्ष ही निकलते हैं, किंतु चिंता से कभी कभी ही निष्कर्ष निकल पाते हैं। चिंतन से तनाव समाप्त होता है, मन प्रसन्न रहता है, लेकिन चिंता से तनाव बना ही रहता है, बल्कि बढ़ जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि यदि हमें अपने जीवन में सुख, शांति, धन संपत्ति और सम्मान आदि पाना है, तो हमारे विचार करने की पद्धति चिंतन के रूप में ही होना चाहिए। और बंधुओं, यह जानना बहुत ही जरूरी है कि अध्ययनशील और ज्ञानवान व्यक्ति ही चिंतन में स्थिर हो पाते हैं और चिंता से सदा मुक्त रहते हैं। मित्रों, विचार विज्ञान के संबंध में जितनी अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके जरूर किया जाना चाहिए, जिससे हम अपने विचारों को नियंत्रित करके लाभान्वित हो सकें। इसके संबंध में विस्तार पूर्वक गहन अध्ययन करने के लिए ये किताबें हम सबके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। सद्विचारों की सृजनात्मक शक्ति, विचार परिवर्तन से व्यक्तित्व निर्माण, विकृत चिंतन रोग शोक का मूलभूत कारण, चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन। भाइयों बहनों, विचार शक्ति के संबंध में अभी तक जितने भी तर्कों और तथ्यों पर हमने संदेश सुना, उन सब से एक बात तो बहुत ही स्पष्ट है कि हमारे विचारों का स्तर जितना श्रेष्ठ और सकारात्मक होगा, ज्ञान का स्तर जितना ऊंचा होगा, उतना ही जीवन के सभी क्षेत्र में सफलताएं भी जबरदस्त होंगी। हम जीवन के
सभी पहलुओं पर ठीक ठीक विचार कर सकें, सही निर्णय ले सकें और लिए गए निर्णय पर संकल्प पूर्वक कार्य भी कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि हमारे मन मस्तिष्क में सद्ज्ञान का भंडार अधिक से अधिक रहे। शिक्षा तो धन अर्जित करने का कौशल है सिखाती, शिक्षा तो धन अर्जित करने का कौशल है सिखाती, पर शालीन और श्रेष्ठ प्रमाणिक विद्या हमें बनाती, पर शालीन और श्रेष्ठ प्रमाणिक विद्या हमें बनाती। शिक्षा तो धन अर्जित करने विद्या है सद्ज्ञान और शिक्षा विज्ञान समझिए, ज्ञान बिना विज्ञान नींव से रहित मकान समझिए, रहित मकान समझिए। जिस मनुष्य पर मंगलकारी श्रेष्ठ ज्ञान होता है, जिस मनुष्य पर मंगलकारी श्रेष्ठ ज्ञान होता है, वहाँ समस्याओं का सुखमय समाधान होता है, वहाँ समस्याओं का सुखमय समाधान होता है। मित्रों, जीवन की समस्त विकृतियां, अनुभव होने वाले दुख, कष्ट, उलझन और अशांति का मूल कारण मनुष्य का अपना अज्ञान ही होता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अज्ञान के समान मनुष्य का और कोई दूसरा शत्रु नहीं है। प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने कहा है कि अज्ञानी रहने से तो जन्म न लेना ही अच्छा है, क्योंकि अज्ञान ही समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। प्रसिद्ध दार्शनिक शेक्सपियर के अनुसार अज्ञान ही अंधकार है। गीता में कहा गया है कि इस धरती पर पवित्र करने वाली ज्ञान के समान और कोई दूसरा नहीं है। योग वशिष्ठ में लिखा है कि जिसने जानने योग्य को जान लिया है और विवेक दृष्टि प्राप्त कर ली है, उस ज्ञानी को मानसिक दुख ठीक उसी प्रकार नहीं सताते जैसे वर्षा के भीगे जंगल को अग्नि नहीं जलाती। बंधुओं, जिस प्रकार नेत्रहीन के लिए यह सुंदर संसार अंधकारमय है, दुख देने वाला है, ठीक उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति के लिए संसार का मधुर रहस्य, ज्ञान विज्ञान के चमत्कार, साहित्य तथा कलाओं का आनंद आदि निरर्थक ही रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के अंतिम क्षण तक ज्ञान अर्जन का प्रयास करते रहना चाहिए। इस बात पर आपके मन में एक संशय आ सकता है कि मृत्यु के समय ज्ञान अर्जन का भला क्या लाभ होगा। मित्रों, इस संसार में हर वस्तु समय के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। धन नष्ट हो जाता है, शरीर जर्जर हो जाता है, पद, प्रतिष्ठा और साम्राज्य का नाश हो जाता है, मित्र संगे साथी पीछे छूट जाते हैं। किंतु ज्ञान और संस्कार ही ऐसे हैं जो इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी साथ बने रहते हैं। विभिन्न धर्मों में मरते हुए व्यक्ति को धर्म उपदेश देने की व्यवस्था है। हिंदुओं में गीता सुनाया जाता है, ईसाइयों को बाइबल का उपदेश दिया जाता है। अब तो इसे वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित कर दिया है कि पिछले जन्म की स्मृति इस जन्म में भी संस्कार के रूप में साथ हो लेता है। यही एक ऐसा बैंक बैलेंस है जो अगले जन्म में भी बना रहता है। मित्रों, ज्ञान के दो भेद होते हैं। पहला है विज्ञान और दूसरा है ज्ञान। इसे हम शिक्षा और विद्या भी कहते हैं। इन दोनों का ही हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। शिक्षा का संबंध हमारे भौतिक जीवन से है। शिक्षा जहाँ साक्षर बनाने से लेकर धन पैदा करने का कौशल सिखाती है, वहीं विद्या चिंतन, चरित्र और व्यवहार में शालीनता का समावेश कर मनुष्य को प्रामाणिक और श्रेष्ठ व्यक्तित्व का धनी बनाती है। जीवन का उत्थान और पतन इसी विद्या वाले पक्ष पर निर्भर है। कोई ऊंचा उठा तो क्यों, या नीचे गिरा तो क्यों? यदि यह जानना हो तो उसकी शिक्षा नहीं, विद्या देखकर ही आंका जाना चाहिए।
तप से जो अक्षय भंडार भरा है। ऋषियों ने निज तप से जो अक्षय भंडार भरा है। वह अमूल्य ज्ञानामृत है जो जगह जगह बिखरा है। वह अमूल्य ज्ञानामृत है जो जगह जगह बिखरा है। ऋषियों ने निज तप से स्वाध्याय चिंतन व मनन से ज्ञान प्राप्त होता है। इससे गहराई तक छाया कम समाप्त होता है, कम समाप्त होता है। मनोयोग से सद्ग्रंथों का ही स्वाध्याय करें हम। मनोयोग से सद्ग्रंथों का ही स्वाध्याय करें हम। ज्ञानार्जन का यूं सबसे उत्कृष्ट उपाय करें हम। ज्ञानार्जन का यूं सबसे उत्कृष्ट उपाय करें हम। मित्रों, लाखों वर्ष के क्रमिक प्रयोग परीक्षण और शोध कार्यों के बाद कहीं जाकर इस धरती में विशाल ज्ञान का भंडार एकत्र हुआ है। लाखों शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और ऋषियों के तपश्चर्या से ही ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त हुआ है। पर यह ज्ञानामृत हर किसी को सहज ही उपलब्ध नहीं हो जाता। इसके लिए सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन और मनन का चतुर्विध पुरुषार्थ करने की आवश्यकता पड़ती है। मित्रों, वर्तमान समय में चल रही लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति ज्ञान की श्रेणी में नहीं आती। ये ज्ञान प्राप्ति का साधन मात्र है, क्योंकि भाषा और प्राथमिक जानकारी के बिना ज्ञान की कठिन अभिव्यक्तियों को समझ पाना कठिन होता है। वर्तमान समय में विद्वानों और ज्ञानवानों का सत्संग लाभ आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा रचित साहित्य का स्वाध्याय करके ही हम उनके ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। वेद शास्त्रों में भी गूढ़ रहस्य भरा हुआ है, काफी उच्च कोटि का ज्ञान भरा हुआ है। उनके सरल हिंदी भाष्य का अध्ययन करके ही हम वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा का होता है के